Development of scientific perspective in Europe and historiography till the 18th century Christian era. जो सी चल रहा था 18th सेंचुरी 18 सेंचुरी की बात है. यूरोप हैड अचीव अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी. जो यूरोप कंट्री है राइट, तो यूरोप ने अचीव किया था रिमार्केबल, बहुत बड़ा प्रोग्रेस अचीव किया था किस चीज़ में, कौन सी फील्ड में, तो वो है फिलोसॉफी एंड साइंस. इन दो चीज़ों में यूरोप ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया था और बहुत अचीव किया था. स्कॉलर बाय देन हैड कम टू बिलीव इन पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड. जो स्कॉलर्स थे जो सर्च कर रहे थे तो वो साइंटिफिक मेथड पे बहुत बिलीव करते थे और साइंटिफिक मेथड का अप्लाई करके उन्होंने स्टडी किया कि सोशल और हिस्टोरिकल सच्चाई में कि कितना सोशल और हिस्टोरिकल सच्चाई है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों में स्टडी किया और बिलीव किया. Now the philosophical discussion focus more and more on the objectivity in history and historiography. जो फिलोसोफर थे जो उनका डिस्कशन था, उनका हमेशा यही डिस्कस करना और यही फोकस में था कि उस क्या ऑब्जेक्टिव है, इतिहास का क्या उद्देश्य था और हिस्टोग्राफी लिखने का क्या मकसद था उनका. तो इन सारी चीज़ों में फिलोसोफर बहुत डिस्कस करते थे. तो ये सारी चीज़ें बात है जब यूरोप इसमें माहिर था और यूरोप इन सारी चीज़ों में ध्यान दे रहा था उस वक्त. एंड पीरियड टू 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी की बात करें, ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटी वेर इंटरेस्टेड ओनली द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन फिनोमेना. जितने भी पूरे यूरोप के 18 सेंचुरी में ऐसा हुआ कि 18th सेंचुरी की बात है कि जितने भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमारे मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटीज़ है, वैसे वो यूरोप में यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं. तो वो सभी सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरेस्टेड थी एक फिलोसॉफिकल कोर्स में, बिकॉज कि वहाँ पे एक अलग ही डिवाइन फिनोमेना दिख रहा था उनको, एक अलग ही ग्रुप, अलग ही चीज़ें नज़र आ रही थी. किसमें, ये जो फिलोसॉफी कोर्स है उसमें उनको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, इसलिए सबका इंटरेस्ट इसी चीज़ में था. हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनारियो बिगेन टू चेंज. और अचानक से ये सिनारियो जो है उनका जो डिवाइन चीज़ों में इंटरेस्ट जा रहा था वो अचानक से ये चेंज हो गया. और 1737 जो कि सेंचुरी इरा क्रिश्चियनिटी इरा था, द जॉटिंजेन यूनिवर्सिटी एंड वॉज फाउंड इन जर्मनी. जो जॉटिंजेन यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है, ये जर्मनी में देखा गया है. एंड दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड अ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. और फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी ने एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट बनाया जो कि इतिहास के लिए बहुत खास था. लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम अ सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी. और बहुत सारे जर्मन जो लोग थे वो यूनिवर्सिटी के वो सब जाते और एक सेंटर बना लिया था हिस्टोरिकल स्टडी का कि इसमें वो लोग स्टडी करते थे. तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विकास हुआ एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लेके यूरोप में और किस तरीके से हिस्टोरियोग्राफी के चेंजेस आए, किस तरीके से विकास हुआ. अब बात करते हैं नोटेबल स्कॉलर्स की. कुछ नोट किए हुए स्कॉलर्स ऐसे लोग, तो कौन कौन से ऐसे नोटेबल स्कॉलर है जिनका मतलब मेन लोगों का नाम है इस हिस्ट्री में जो कि हिस्टोरियोग्राफी उन्होंने लिखी थी एक्सेट्रा. ये सब हम मॉडर्न टाइम की बात करें भाई. द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी स्कॉलर आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी. हिस्टोग्राफी का मतलब ये होता है जो कि हिस्ट्री की चीज़ें हैं उनको समझ के अपनी भाषा में लिख देते हैं, दैट इज अ हिस्टोग्राफी. ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक चीज़ें वो लिख तो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलर्स है जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट लेकर आ गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे. लेट अस हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्यू नोटेबल स्कॉलर. कुछ ऐसे स्कॉलर की बात करते हैं जिन्होंने किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, किस तरीके से अपना सपोर्ट दिया है, कंट्रीब्यूट किया है. तो पहला है जिनका नाम है रेने डेस्कार्टेस. ये कौन है, देखो भाई ये है रेने डेस्कार्टेस. आप इनकी शक्ल देख लो, अच्छे से देख लो. और रेने डेस्कार्टेस जो हैं 1596 से लेके 60-50 तक ही उनका जीवन रहा, उनकी लाइफ रही. रेने डेस्कार्टेस जो थे was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of a historical document by critically examining them. ये एक ऐसे स्कॉलर थे जो कि वेरीफाई, उन्होंने बहुत सारी जो रियलिबिलिटी थी,
जो रियली चीज़ें थी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से जो भी चीज़ें मिली हैं उनको एग्जामिन करना, उनको अच्छे से समझ के एग्जामिन करके निकाला था। और अमॉन्ग द रूल गिवन बाय हिम इन हिज बुक, और किस तरीके से उन्होंने किया था, क्या रूल्स थे, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया था। डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये एक चीज़ थी। द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। जब साइंटिफिक मेथड की बात की जाती है, साइंटिफिक मेथड मतलब कि जैसे एक साइंटिस्ट डीप में जाके स्टडी करता है और एक नया इनोवेशन लाता है, नया कुछ निकालता है, दैट इज अ साइंटिफिक मेथड। वैसे ये साइंटिफिक मेथड हिस्टोरिकल में जो हिस्टोग्राफी है इन सारी चीज़ों में की गई थी। ये कुछ स्कॉलर थे जो साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते थे। डिस्कोर्स ऑफ ऑन मेथड, इसके बारे में और इसका कुछ इम्पैक्ट है जो साइंटिफिक मेथड में निकला, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। भाई इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा है ये एक साइंटिफिक मेथड का एक इम्पैक्ट है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जिनको गांठ बांध के भाई याद कर लो। तो जो ये बंदे थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्टेस, बहुत स्कॉलर थे जिनके बहुत सारे लोगों में इनका नाम भी है। इन्होंने जो किया, पहला उनका कहना ये था, साइंटिफिक मेथड के थ्रू उन्होंने निकाल के उन्होंने बताया उनकी स्टडी से, उनकी चीज़ों से, कि नेवर टू एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है एनीथिंग फॉर ट्रू, जो भी सच है, सच्चाई से रिलेटेड कोई भी ये चीज है, टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, जब तक तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं होते तब तक तुमको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने कह दी। दूसरी चीज है जो कि इनका नाम, ये भाई साहब इनके कर्ली कर्ली टाइप के बाल थे, ये इनका नाम है वोल्टेयर। 1694 से लेके 1778 तक इनका लाइफ टाइम चला। और वोल्टेयर जो थे, ओरिजिनल नेम इनका था फ्रेंकोइस, इनका नाम था फ्रेंकोइस मैरिए, ये मैरिए एरोइड, ये इनका नाम था। ही वॉज अ फ्रेंच, ये फ्रेंच से बिलोंग करते थे एंड ये फ्रेंच पर्सन थे। ही ओपिनियन दैट अलोंग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया सच्चाई के बारे में, जो उद्देश्य होता है सच्चाई का, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, जो क्रोनोलॉजिकल वे में हिस्टोरिकल इवेंट चले हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, क्रोनोलॉजिकल लाइन से जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं, एंड कंसिडरिंग द सोशल ट्रेडिशंस। और अगर हम देखें सोशल ट्रेडिशंस में अगर हम ध्यान दें, ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों में इन्होंने कहा कि उद्देश्य हमारा क्या है, सच्चाई का है। वॉज ऑल्सो इक्वल इम्पॉर्टेंट, और इसको इक्वल इम्पॉर्टेंट दिया गया इन हिस्टोग्राफी में। एंड इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो भी चीज़ें हैं इंसान, हम जो ह्यूमन लाइफ है, हमारी ह्यूमन लाइफ से जो भी चीज़ें एक्सपेक्ट हैं, जो भी समझने लायक चीज़ें हैं, एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग, और वो सारी चीज़ें इतिहास में लिखा जाना इम्पॉर्टेंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ से। दस इट इज सेड दैट वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, और इसीलिए वोल्टेयर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का पद दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि हम ये ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो भी समझने लायक चीज़ें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसे हमें ऐतिहासिक चीज़ों के लिए लिख के रख देना चाहिए। जॉर्ज विलियम जो थे, फ्रीडरिच हीगल थे इनका नाम है, और ये 1770 से लेके 1831 तक इनका लाइफ टाइम तक चला। हीगल वॉज अ जर्मन फिलोसॉफर, हीगल एक जर्मन फिलोसॉफर थे, एंड ही इंस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। इनका कहना था कि जो हिस्टोरिकल रियलिटी होती है उसे हम लॉजिकल मैनर में ही प्रेजेंट कर सकते हैं। टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। He also thought that the presentation of history is bound to change over a time.
समय के अनुसार ये चेंजेस होते रहते हैं। और इन्होंने क्या चीज बोली, एविडेंस विल कम फोर्थ, और जो सबूतें हैं, जो साक्षी चीजें हैं, वो सारी चीजें आती रहती हैं। विद द हीगल फिलोसॉफी, ये जो हीगल इनकी फिलोसॉफी कहती है, इनका कहने का तरीका था कि मैनी स्कॉलर्स वर कन्विंस्ड दैट हिस्टोरिकल मेथड वर नॉट ऑफ अ लेसर क्वालिटी थॉट दे डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक मैथड। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो जरूर कन्विंस करेंगे, वो जरूर कहेंगे कि जो हिस्टोरिकल मेथड होता है उसमें हमें इतना क्वालिटी चीज़ें दिखती नहीं है, डिफर फ्रॉम अगर हम साइंटिफिक मेथड देखें तो उससे तो अलग ही है। लेकिन द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल इज पब्लिश इन अ बुक, कोई भी कलेक्शन अगर हम करते हैं लेक्चर, इनके बहुत सारे लेक्चर और आर्टिकल हुए जो कि किताबों में भी पब्लिश किए गए थे। एंटाइटल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, इनकी एक बुक थी। एंड रीजन इन हिस्ट्री इज एज वेल नोन, तो ये क्या थी, इनकी किताबें थी जो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल थे। अब मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ गुड टू नो दिस, हमें जानने से एक चीज़ अच्छी लगेगी इनके बारे में, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू हीगल कहते थे कि ग्रेस्पिंग द मीनिंग ऑफ एन एनी इवेंट हैपन, कोई भी चीज़ हुई हो, कोई भी इवेंट हुआ हो, इन टर्म ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट, लेकिन उसके दो डायरेक्ट अपोजिट थे। पहला है ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट, जो भी उस इवेंट में हुआ है, जो भी घटनाएं घटी हैं, हमें ह्यूमन माइंड ऐसा है कि उसको वो समझ नहीं पाएगा। विथाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट, और बिना उसके समझे वो अपोजिट ही रहेगा, उसके विरोध में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड एक्सेट्रा। In order to understand the true nature of thing, one need to know both true, हमें चाहिए कि दोनों हम सच जाने, दोनों ट्रू और फॉल्स जाने, सिमिलरली गुड और बैड। तो दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन एज डियलेक्टिक्स, जिसे डियलेक्टिक्स बोलते हैं, जो कि बेस्ड ऑन अपोजिट में है, विरुद्ध में है। इन दिस मैथड अ थियरी इज प्रपोज एट द बिगनिंग, ये जो मेथड है, ये थियरी हम कब प्रपोज करते हैं, शुरुआत में इसको लेते हैं, विच इज कॉल्ड अ थेसिस, इसे हम थेसिस के नाम से जानते हैं। देन अनदर थियरी इज प्रपोज विच इज अ कॉन्ट्रेरी टू द थेसिस एंड इट इज कॉल्ड अ एथेंथेसिस, इसे एथेंथेसिस बोलते हैं। After a theological discussion of both, new thesis is proposed which include the gist of both. यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद, लॉजिकल डिस्कशन होने के बाद, दोनों नए थेसिस जो प्रपोज होते हैं वो किस पे इंक्लूडेड होते हैं, तो वो है जिस्ट ऑफ बोथ एंड द थेसिस एंड द एंथेसिस, दोनों मिलके किया जाता है, दैट इज द जिस्ट ऑफ बोथ एंड दिस प्रोसेस आर अराइविंग एट द न्यू थेसिस इज कॉल्ड अ सिंथेसिस। और जो ये प्रोसेस अराइव हुआ है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं इसके द्वारा, इस थेसिस के द्वारा, जिसे हमने नाम दिया सिंथेसिस। तो बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने जानी। अब मैं आपको क्या बताऊं, तो मैं एक बताने वाली हूँ जो कि है लीपोल्ड वॉन ब्रैंक के बारे में। ये कौन थे, तो ये भी एक हिस्टोग्राफी थे जो कि 19th सेंचुरी के थे। वॉज अ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ लीपोल्ड वॉन ब्रैंक ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी, ये एक ऐसे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। He spoke about the critical method, उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च को एक क्रिटिकल मेथड वे में बताया, क्रिटिसाइज करके। उन्होंने कहा he put emphasis on the utmost importance of information gathered through original document, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो भी हमने गैदर किए हैं, अपने पास लिए हैं, उनका इम्पॉर्टेंस यही है कि हमें इंफॉर्मेशन उनसे निकालना है, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करना है। ही आल्सो स्टेट दैट ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू एग्जामिन विद द ग्रेटेस्ट केयर, हमें जो हिस्टोरिकल चीज़ें मिली हैं, जो डॉक्यूमेंट है, हमें उनको तो स्टडी करना है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट है जो वहाँ पे हुए रहेंगे और ये ज़रूरी है हमें जानना, समझना और उन चीज़ों का केयर करना। ही बिलीव दैट विद दिस मेथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ, उनका क्या मानना था कि जो भी ये मेथड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हम
हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक सच्चाई है वहाँ तक पहुँच जाएं। एंड ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशंस ऑफ हिस्ट्री, कि ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हमें मन ही मन में इमेजिन करके और एज्यूम करके चीज़ों को करना नहीं है। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इन पब्लिश इन 2 बुक, इनके जो आर्टिकल्स है वो 2 किताबों में पब्लिश हुए। पहला है जो द थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। ये तो पहला था द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, एंड दूसरी किताब है जो कि है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये 2 किताबों में इनके आर्टिकल्स पाए गए। तो इनका नाम है लियोपोल्ड वॉन रेंके। आई होप कि आपको इनका इमेज दिख रहा होगा। तो ये थे कुछ स्कॉलर्स की बात। अब जो हमारे फेमस हैं, और आप अभी 10th में हैं, आप 11th 12th और आगे जब पढ़ेंगे तो आपको कार्ल मार्क्स के बारे में जानने को मिलेगा। कार्ल मार्क्स बहुत ही फेमस थे, इनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। इनके बारे में मैं इनका जो लाइफ टाइम था वो बता देती हूँ, जो कि है 1818 से लेके 1883 तक था। इन दिस लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का जो हाफ चल रहा था, अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अराउज कीपिंग अ व्यू द न्यू थेसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आ गए और उन्होंने क्या किया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। हिस्ट्री हमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं बता रहा है, नॉट अबाउट आइडिया कि हमें कोई आइडिया दे देगा। इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, वो सिर्फ हमें यह बताता है कि लोग कैसे रहते थे, उनकी स्टाइल क्या थी, उनके रहने का तरीका था। लिविंग पीपल, रहने वाले लोगों के बारे में बताता है। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल एंड ओनरशिप एज वेल एज नेचर। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो सिर्फ यही शेप देता है, यही चीज़ बताता है जो हमारे फंडामेंटल नीड है लोगों के, वो लोगों के फंडामेंटल नीड, उनकी ज़रूरत और उनकी खुद की ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब कि उनका खुद का मालिकाना, एज वेल एज उनके नेचर से रिलेटेड प्रिविलेंट मीन द प्रोडक्शन ऑफ मेड दोज नीड। उन कुछ एज नेचर से जो भी चीज़ें मिली हैं उनका प्रोडक्शन होना और उससे उस प्रोडक्शन से हमें अपने नीड को पूरा करना, बस इतना ही। तो उनका कहना था कि हिस्ट्री हमें बस इतना ही कहती है। देन नेक्स्ट है कि मे डिफरेंट स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। हर एक सोसाइटी का हो, जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप जो भी करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सबका इक्वल हो। एंड दिस इज अ इनइक्वलिटी कॉज, और यही कारण है इनइक्वलिटी होने का। एंड अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस, और यही कारण है कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें अलग अलग क्लासेस हो गए, जैसे कि पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। और हर एक क्लास लीड करती है, स्ट्रगल करती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मार्क्स कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स कहते हैं कि एक ह्यूमन हिस्ट्री ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल के बारे में है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री है। एज द क्लास दैट ओन द मीन ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। इकोनॉमिकली जिस तरीके से प्रोडक्शन हुआ और किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बहिष्कार हुआ, जो भी क्लासेस के साथ चीज़ें घटी, उन सारी चीज़ों के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में दिखाया जाता है। दास कैपिटल अ ट्रेटाइज रिटन बाय हिम इज द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। मार्क्स ने एक बुक लिखी थी जो कि है दास कैपिटल, वेरी नाइस बुक, और इस बुक को पूरा विश्व में पढ़ा गया और लिख जाना गया, और इनकी बुक को और लिखा गया। एनएल स्कूल के बारे में बात करते हैं। एनएल स्कूल क्या चीज़ है? एट द ऑनेस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20 सेंचुरी की बात है। अ न्यू स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी एरोज इन फ्रांस, एक नई स्कूल हिस्टोग्राफी से रिलेटेड बन के आई जो कि थी फ्रांस में। विच इज नोन एज एनएल स्कूल, जिस स्कूल का नाम दिया गया एनएल स्कूल। एनएल स्कूल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। ये जो स्कूल था ये डायरेक्शन दे रहा था, एक नई राह दिखा रहा था हिस्ट्री में लिखने के लिए। इट वॉज रिकॉग्नाइज एंड नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट, और इसलिए ये रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जो हिस्ट्री है ये पॉलिटिकल इवेंट के लिए नहीं है। किंग, राजा,
ग्रेट लीडर, जो ग्रेट लीडर होते हैं उनके लिए, एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर, बट ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट, लोकल पीपल। यहाँ पे बोला गया कि पॉलिटिकल एलिमेंट है, ग्रेट लीडर है, पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है या फिर युद्ध है, इन सारी चीज़ों के लिए ये जो हिस्ट्री है उसको नहीं रखा गया है। तो किस लिए रखा गया है? तो अबाउट द क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा था, लोकल पीपल, उन एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे उनका कम्युनिकेशन था, कैसे कम्युनिकेशन थे, सोशल डिविजन्स कैसे थे, एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के बारे में हिस्टोरिकल चीज़ों को जानना समझना इस स्कूल में था। इन दिस हिस्टोरिकल टाइम, जो ये हिस्टोरिकल टाइम था, द एनुअल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन, और फ्रेंच हिस्टोरियन के द्वारा ही ये स्कूल को चालू किया गया था। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में जाने उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में ही ये हम जान पाएंगे। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी को आप जरूर देखिएगा पार्ट 3 में।